के नतीजों पर सट्टा बाजार क्या कह रहा है, उस पर भी एक निगाह जरूर डालिए। हरियाणा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने क्या कहा है वो जरा देखिए। कांग्रेस पर दांव लगाया है उसने, देखिए आप भी देखिए हर्ष, और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सट्टा बाजार में हरियाणा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार, कुल 90 सीटों के संदर्भ में क्या इशारा वहां पाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी 24 से 26 के बीच में होगी, फलौदी ये कह रहा है। हर बार जब चुनाव के नतीजों की बात हो रही होती है उससे पहले फलौदी जरूर चर्चा में रहता है। और यहां पर देखिए कांग्रेस 56 से 58, 56-58, भारतीय जनता पार्टी 24-26। बाकी सट्टा बाजार क्या इशारा कर रहे हैं वो भी जरा मैं आपको दिखा देता हूं। हरियाणा का अपना सट्टा बाजार क्या कह रहा है? 57 से 59 कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 के बीच में रहेगी। ये उधर का हरियाणा का अपना सट्टा बाजार ये इशारा कर रहा है। ये मुंबई का सट्टा बाजार है। मुंबई सट्टा बाजार हरियाणा की सीटों के संदर्भ में 58 से 60 दांव लगा रहा है कांग्रेस के लिए, और 22 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव लगाया जा रहा है। ये तो तीनों ही सट्टा बाजार एक जैसा इशारा कर रहे हैं कमोबेश। नहीं, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एक सेंटीमेंट बना हुआ है, जिस तरह से शुरू से ही लग रहा था कांग्रेस पार्टी आगे है, और कई लोग तो शुरू में ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से साफ हो जाएगी। क्यों साफ हो जाएगी? 10 साल की सरकार है, खट्टर को बदलना पड़ा, नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा, और अगर जो 2024 की लोकसभा में हुआ, जाट और दलित दोनों एक साथ आ गए तो 43-44% मत के बाद कुछ बचता नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद 25-26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही, तो इसका दो मतलब हुआ। एक तो मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में 5-5 में बढ़ते देखा हमने, इसका मतलब अभी भी बहुत सी चीजें, बहुत से ग्राउंड पर जो उसका गैर जाट वोट है वो बना हुआ है। लेकिन दलित मतों को जितना ट्रांसफर होने की एक चर्चा चल रही थी, जो कुमारी शैलजा आज के दिन भी उन्होंने बयान दिया है, आज के दिन भी उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से अपमानित किया गया वो मंच पर पहलवान को, वो ठीक नहीं किया गया, उसका उतना असर नहीं हुआ। राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में बिल्कुल आरक्षण, संविधान, दलित, उसकी चर्चा तक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि उस नैरेटिव का डर उन्हें भी था कि कहीं बैकफायर न कर जाए। जाट डोमिनेंस का ये चुनाव था, और जाटों ने लोकसभा में बीजेपी को हैसियत दिखाई, फिर से वही होता हुआ दिख रहा है। मैं एक बार फिर से, अगर ये हवा जो चली वो शुरुआत की हवा को पकड़कर ही ये सट्टा बाजार भी अनुमान लगा रहा है, तो मैं एक बात समझना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी से कि आज खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो खुला ऑफर है, वो शैलजा जी हो या हुड्डा हो, हमारी तरफ से उनको ऑफर है। देखिए जी, हारी हुई बाजी पर कोई सट्टा नहीं लगाता। भाजपा की हार निश्चित है, और न सिर्फ जाट, गैर जाट, यहाँ हरियाणा के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति, व्यापार हो या शिक्षक हो या फिर सरकारी सेवा में निवृत्त हो, जवान हो, हर व्यक्ति भाजपा की नीति से त्रस्त है। अरे ये तो फिर से ये उधर लोकेश जी, हम फिर उधर जा रहे हैं। जैसे अभी लग रहा है कि अब अभी जो टारगेट ऑडियंस है वो वोटर हैं, उनको आप सुना रहे हैं और उनको जाके वोट करना है। अब तो मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, एक बात बताइए कि अगर ये बहुकोणीय नहीं हो गया होता, आम आदमी पार्टी को आप समझा लेते, सीट शेयरिंग उनके साथ हो जाती अलायंस वाली, तो क्या आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर होती? क्योंकि जहां कम मार्जिन वाला खेल होगा वहां आपके लिए परेशानी हो सकती है। नहीं दिनेश जी, आम आदमी पार्टी को अब बहुत समय है हरियाणा में कोई भी ग्राउंड बनाने का। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भी वर्चस्व नहीं है, कोई भी वजूद नहीं। थोड़े बहुत जो सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी कुछ वोट्स बटोर पाएंगी, इससे ज्यादा ऐसा कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला कि वे किसी भी प्रकार से इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर। इसमें असल में ये भी मैं समझना चाहता हूं, प्लेयर्स के तौर पर शिवम आप क्या समझते हैं? केवल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है या बाकी प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहे हैं इन चुनावों में हरियाणा? इंडिपेंडेंट्स इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे दिनेश। ये जरा शिवम से भी पूछ लूं जी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, इंडिपेंडेंस की खास तौर पर अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस हमेशा एक फैक्टर हरियाणा के चुनाव में रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अपना एक जनाधार भी है, चाहे एएसपी का मिलकर लड़ना हो जेजेपी के साथ, चाहे जिस तरीके से और तमाम फैक्टर्स यहां पर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से या फिर कहीं भी से भी आप कह लीजिए बागी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अपना उनका एक आधार जरूर रहेगा। वो आने वाले समय में दिखेगा। हाँ, दैट्स रियलिटी कि अभी जिस तरीके के पोल्स ऑफ पोल्स आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो पिछली बार जब लास्ट चुनाव में जब हमने सरकार बनाई थी तो हमें अकेले ही 64 सीटें अप्रोक्सीमेटली सारे देश के न्यूज चैनल्स दे रहे थे। वो अलग बात है कि हमें फिर 40 मिली, और आईएनएलडी को 1 दिखा रहे थे और जेजेपी को तो शायद 1 भी उस समय नहीं दिखा रहे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, बट इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन बिखरेगा जरूर।
लेकिन अंततः इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हाँ, जहां तक और बाकी सारी चीजें, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, वो पुरानी स्थितियों में जो है कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार का विषय रहा हो, उस पर हरियाणा नहीं जाना चाहेगा। जिस तरीके से 38% तो क्या आपने, आप कह रहे हैं कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो आपने जलेबी ऑर्डर कर दी है क्या? और अगर लोकेश का दावा सही है तो वो इस बार जलेबी बंटवाएंगे कि लड्डू? लेकिन उससे पहले जरा जम्मू कश्मीर नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अरे जलेबी इतना पहले से मत करवाइए। जलेबी उसी दिन बनवाना होगा, 2 घंटे पहले बढ़िया गरम गरम खाएंगे। ये आप वो वाला मत, तो वो वाला जो फैक्ट्री से बन के आएगी पैकेट में, उसको गर्म करके खाने वाला, वो ऐसा कुछ नहीं है? कम लोगों को अच्छी लगती है, बहुत कम अच्छे लोग। ताजी जलेबी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरा ये भी दिखा दूं जम्मू कश्मीर के बारे में सट्टा बाजार क्या कह रहा है। देखिए जरा जम्मू कश्मीर, आ रहा हूँ, आप खूब अच्छे से कहिएगा। यहां देखिए जरा सट्टा बाजार में जम्मू कश्मीर चुनाव, इंडी अलायंस, ये सट्टा किंग वहां पर एक बॉडी है, कहा जाता है, जो सट्टे के संदर्भ में वहां लगी हुई होती है। उसने जो अंदाजा लगाया है वो अलायंस को 50 से 55 सीटें दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28 सीटें दे रहे हैं और पीडीपी को 4 से 5 सीटें वो दे रहे हैं। हर्षवर्धन, रिमार्क्स? देखिए, इसमें कोई मतलब रिमार्क्स जैसा है नहीं, बहुत क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू के अलावा कुछ है नहीं। कश्मीर में उनकी एक सीट पर भी जमानत बचे, ये बहुत बड़ी बात होगी। एक गुरेज सीट है, थोड़ा बहुत उनके जो लाल चौक वाले प्रत्याशी हैं एजाज अहमद ढेबर, उनकी थोड़ी ताकत है, उसके अलावा कोई है नहीं। अब 43 में से वो 28 पाएंगे, 25 पाएंगे या 35 पाएंगे, यही तय करेगा। इसके अलावा और कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब सवाल यह है, क्या पीडीपी एकदम से शून्य हो जाएगी? घाटी में जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या घाटी में जो अलग अलग पार्टीज हैं वो कुछ कर पाएंगे? क्या गुलाम नबी आजाद कुछ करते दिखेंगे? सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, क्या वो बताइए हर्षवर्धन, अगर इसमें कुछ कहने जैसा नहीं है, आप कह रहे हैं जमानत वाली बात भी आप कर रहे हैं, तो वो कांग्रेसी जो ये कहते रहे कि आपने वहां एक तरीके से लोगों को घर में कैद करके 370 और 35A के संदर्भ में आपने डिसीजंस ले लिए, और यहां पर मैंडेट अगर ये वाला आता है तो क्या उसको, अपनी बातों को लेजिटिमेट बोलेंगे उस मैंडेट? मैं कह रहा हूं वहां भारतीय जनता पार्टी एक सीट न पाए। हालांकि मुझे लगता है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। अभी आज मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, कश्मीर में जमानत जब्त होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई कितनी भी सीट पाए, जो काम स्वतंत्र भारत में आज तक कोई सरकार नहीं करा पाई, जम्मू कश्मीर सही मायनों में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गया है। वहां के लोग जिस तरह से वोट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी जीत है। लोकतंत्र का यही मतलब होता है, कौन सी पार्टी जीतती है वो बाद में आता है। ठीक है, प्रेम कुमार जी। देखिए, पहले भी केंद्र के खिलाफ में वहां का गुस्सा होता था, वोट परसेंटेज कम होते थे, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कम था, और आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा ही है कि आज 10 साल बाद वोट करने को मिला है और आगे निकल करके वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा जो वोटिंग है ना, ये न समझे कि आप मोदी सरकार के प्रति बहुत लोग, वो कह रहे हैं फैक्चुअली आप ठीक नहीं कह रहे हैं। लोग हर्ष जी कह रहे हैं आप फैक्चुअली ठीक नहीं कह रहे हैं, खुश हो गए। स्टेट हुड छीनने से न जम्मू खुश हुआ, न कश्मीर खुश हुआ। प्रेम जी भी वही गलती कर रहे हैं जो हम सब कर रहे हैं। छोड़िए, जम्मू में आधी से ज्यादा सीट बीजेपी जम्मू नहीं जीत पाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं एक चीज बस थोड़ा सा, ठीक है आपका विचार है वो, तो अब क्या है, अब तो परिणाम आएंगे। एक